फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, पौधों में परिवहन। इसके पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको विशरण, पराशरण ये सब चीज़ें बता दिए हैं। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरे वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अंतःशोषण। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे हैं बरसात वगैरह में, अगर आपने कोई नया घर बनवाया है या नई लकड़ी के फर्नीचर वगैरह या दरवाजे वगैरह बनवाए हैं, तो आप देखे हैं कि बारिश के दिनों में दरवाजे खिड़कियाँ जो हैं ऐसे टाइट हो जाती हैं। और अगर आपने कारपेंटर को, बढ़ाई को बुला करके उसको छील करके छोटा करा लिया, फिट करा लिया, तो आप देखें गर्मी के दिनों में फिर सिकुड़ करके गैप बन जाता है उसके दोनों के बीच में, पहले टाइप का हो जाता है। तो बारिश के दिनों में हवा में जो नमी होती है ज़्यादा, उसको ये अवशोषित कर लेता है लकड़ी और फूल जाता है। तो इस टाइप के जो अवशोषण की प्रक्रिया है, जिसमें कोई ठोस पदार्थ है जैसे लकड़ी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये अगर जल का, नमी का अवशोषण करते हैं और फूल जाते हैं तो उसे अंतःशोषण या इसी को इम्बिबिशन कहते हैं। ठीक है, इम्बिबिशन इसी को कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विशरण है जब ठोस एवं कोलाइडल द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है। इसी कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि दरवाजे, खिड़कियां फूल जाती हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में कोशिश करते हैं कि दरवाजे, खिड़कियां बना ली जाएं और उसमें 2-3 लेयर पेंट कर दी जाए, क्योंकि जब पेंट कर देते हैं तो फिर वो हवा के संपर्क में नहीं आता नमी के, और वो नहीं फूलता है। और अगर ऐसा हो रहा है बार बार, तो इसलिए भी दरवाजे, खिड़कियां बनने के बाद भी उसको सूखे कंडीशन में हम पेंट कर देते हैं गर्मी के दिनों में। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण है। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए दाब का प्रयोग आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। अब कैसे पत्थरों को तोड़ते थे? देखिए, पत्थरों में छेद कर दिया जाता था या चट्टानों में छेद कर दिया जाता था, और उसमें किसी लकड़ी को, सूखे लकड़ी को ठूंस दिया जाता था, और उसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर, उस छेद में बूंद बूंद पानी गिराने की व्यवस्था की जाती थी मटकी वगैरह से। तो पानी को अवशोषित करता था जब वो लकड़ी, तो धीरे धीरे अंदर से फूलता था, और उसमें इतनी ताकत होती है कि चट्टान को तोड़ करके वो क्रैक कर देता था। तो इस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानों को बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के तोड़ लिया जाता था पानी की शक्ति का प्रयोग करके। आप सोच लीजिए कि उस लकड़ी में, मान लो इतनी मोटी लकड़ी है, इसमें अगर आप पानी अवशोषित कर लिए, फूल करके चट्टान को तोड़ दिया, तो केवल कुछ पानी के अणुओं में, कुछ पानी में ही इतनी ताकत है। तो सोचिए कि जो जल प्रलय आता है उस पानी में कितनी ताकत होती होगी। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते, वे संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। अब ये जो नवोद्भिद लिखा है, ये एक्चुअली है अंकुरित, बीज का अंकुरण। ठीक है, तो आप देखे हैं कि जब आप बीज को जमीन में लगा देते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, तो 1-2 दिन में ही वो अंकुरित हो जाता है और अंकुरण जो है से बाहर निकल आता है। ठीक है, और कई बार तो बीज समेत बाहर आ जाता है। एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं उसको, ऊपरी भूमिक अंकुरण कहते हैं उसको, है ना। आप 12वीं क्लास में आएंगे तो इनके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो दाब है वो बढ़ाता है, उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है, और वो फूल करके बड़ी हो जाती है। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विशरण है, क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। क्योंकि लकड़ी में या बीज में अंदर में जल की मात्रा नहीं है, बहुत कम है, और बाहर में जल की मात्रा ज़्यादा है, तो जल अपनी ज़्यादा सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर, यानी कि सूखी लकड़ी या बीज के अंदर वो प्रवेश करता है। तो भी एक प्रकार से सांद्रता प्रवणता के साथ ही प्रवेश कर रहा है। बीज या अन्य ऐसी ही सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। जैसे आपने घर में चना, मटर या इस टाइप की चीज़ें भिगा करके, अंकुरित करके भी खाए होंगे आप, तो उसको भी जब पानी में भिगाते हैं तो पानी में भीग करके फूल जाते हैं। अवशोषक तथा अंतःशोषित होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है, क्योंकि जिसमें अवशोषण कराना है, बीज है या लकड़ी है, उसका सूखा होना जरूरी है, उसमें जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी अवशोषित करेगा। और पहले से उसमें जल भरी है, अगर अवशोषित की हुई है तो कैसे अवशोषित करेगी। इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतःशोषित करता हो, अवशोषक और द्रव के बीच बंधुता होनी पहली शर्त है। तो उस चीज को अवशोषित करना चाहिए, उसके साथ बंधुता होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका नेचर विपरीत है, वो उसको अवशोषित नहीं करना चाहता, तो फिर अवशोषित नहीं करेगा।
ठीक है। और इसीलिए देखिए कि जो लकड़ी है वो जल को तो बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, लेकिन तेल अगर आप पिलाना चाहें तो धीरे धीरे पीता है, क्योंकि वो थोड़ा सा धीमे उसके साथ बंद होता है, कम बंद होता है। ठीक है, तो ये तो अंतः शोषण हुआ। अब है लंबी दूरी तक जल का परिवहन। जैसे कि 100-100 मीटर लंबे पौधे हैं, समझ लीजिए पेड़ हैं, उतने ऊपर पानी कैसे चढ़ा रहे हैं। और सिर्फ 100 मीटर की बात नहीं है, उसके नीचे अगर रूट की गहराई देखोगे तो रूट 200, 300, 400, 500, 1000 मीटर तक नीचे गई हुई है, तो उसको भी आप जोड़ेंगे कि वहीं से पानी चढ़ रहा है। तो इतने ऊपर तक, और विशेषकर धरती से ऊपर जो भाग है, 100 मीटर ऊपर जो भाग है, वहां तक पानी को कैसे चढ़ाएंगे? तो चढ़ाएंगे नहीं बल्कि ऊपर से खींचेंगे, जिसको अपन ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन एवं संसंजन बल, ट्रांसपिरेशन पुल मतलब ट्रांसपिरेशन के द्वारा खिंचाव होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा खिंचाव होता है और जल ऊपर चढ़ता है। कैसे, अभी बताऊंगा मैं आपको। प्रारंभिक अवस्था में आपने एक प्रयोग किया होगा, इस प्रयोग के दौरान आपने रंगीन पानी में सफेद फूल सहित टहनी को डाला होगा तथा उसके रंग के परिवर्तन को भी देखा होगा। आपको इस सफेद रंग का फूल वाले पौधे से एक टहनी तोड़ के लाइए जिसमें सफेद रंग का फूल लगा है, और पानी में कोई रंग घोल करके उसमें उस टहनी को डुबा दीजिए। तो आप 1-2 घंटे बाद देखेंगे कि जो सफेद फूल है वो रंगीन हो जाता है, क्योंकि रंगीन पानी जब ऊपर चढ़ेगा तो अंदर तक वो उसको कलर कर देगा और वो फूल भी रंगीन हो जाता है। टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक घोल में रहने के बाद आपने निश्चित ही उस क्षेत्र को ध्यान से देखा होगा जिससे रंगीन पानी का परिवहन होता है। आप फिर स्टेम को निकाल कर कैसे देखेंगे तो स्टेम के बीच वाले हिस्से में रंगीन पानी प्रवेश किया हुआ दिखेगा। ठीक है, आपको समझ में जाएगा कि पानी यहीं से ऊपर चढ़ा है। और अगर देखना है तो नीचे से टहनी को जहाँ से आप डुबाए हो उतने भाग को काट दीजिए, जितना, जैसे मान लो टहनी को इतना डुबाए हो आप, तो यहाँ से इसको काट के निकाल दीजिए। तो जो सूखा वाला भाग है वहाँ से काट के देखेंगे तो उसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि वो रंगीन पानी कहाँ से चढ़ा है। तो जहाँ से चढ़ा है वो जाइलम है। यह प्रयोग आसानी से दर्शाता है कि पानी के परिवहन का रास्ता संवहनी बंडल मुख्यतः जाइलम है। अब हम लोगों को और आगे बढ़ना है, पौधे में पानी तथा अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया को समझना है। देखिए, अब ये कैसे ऊपर चढ़ता है इस पे हम बात करते हैं। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विषण द्वारा नहीं हो सकता है। मतलब नीचे से पानी घुस रहा है जड़ों के द्वारा, तो वो पानी अपने आप इतने ऊपर तक नहीं चढ़ सकता, 100 मीटर 200 मीटर तक नहीं चढ़ सकता। विषरण एक धीमी प्रक्रिया है, छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। अब देखिए कि विषरण कितनी धीमी है। अगर हम विषरण के द्वारा पानी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कितना समय लगेगा, इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करिए। ठीक है, उदाहरण के लिए एक प्रारूपिक पादप कोशिका जिसका आकार लगभग 50 माइक्रोमीटर है के आर पार अणुओं को गति करने के लगभग 2.5 सेकंड समय लगता है। मतलब एक कोशिका को पार करने में 2.5 सेकंड, और कोशिका का साइज है इतना मुश्किल से। इस दर पर अगर हम कैलकुलेट करें कि पौधों के अंदर 1 मीटर की दूरी को पार करने में अणुओं के द्वारा कितना समय लगेगा, तो अब आप देखिए कि 50 माइक्रोमीटर है। ठीक है, इंटू 10⁻6 करें, -6 करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको इंटू 2.5 सेकंड डिवाइडेड बाई 2.5 सेकंड करेंगे, मतलब ये कई घंटे लग रहे हैं। मतलब सिर्फ 1 मीटर को पार करने में इसको घंटों का समय लग रहा है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसा मैंने बताया वैसे। बड़े एवं जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। ठीक है, पौधों में तो लंबी दूरी तक होता ही, हमारे शरीर में भी रक्त का परिवहन लंबी दूरी तक हो रहा है, दिन भर चल रहा है। कभी कभी उत्पादन या अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। जैसे कि अवशोषण किया हमने रूट में जल का, और उसको पहुंचाना है पत्ती तक, और पत्ती में हमने बनाया खाद्य पदार्थ, उसको पहुंचाना है जड़ तक। तो सोचिए कि इन दोनों की दूरी कितनी कितनी ज्यादा है। ठीक है, अतः विषरण एवं सक्रिय परिवहन काफी नहीं है, इसलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है। तो अब इतनी लंबी दूरी तक हमको परिवहन करना है तो उसके लिए हम कोई और सिस्टम यहाँ पर देखेंगे, ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुँच सके। जैसे जल है नीचे से ऊपर तक पहुँच सके तेजी से, इसकी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन होते ही अगर पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पानी ऊपर उड़ रहा है, तो हम तेजी से अगर वहाँ तक पानी नहीं पहुँचाएंगे तो पत्तियाँ मर जाएंगी। तो बहुत तेजी से पानी पहुँचाना रहता है।
जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। तो सामूहिक प्रणाली क्या है, हम देखेंगे जाइलम फ्लोएम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, तो ऊपर जो है पत्तियों में जब बाष्पोत्सर्जन हो जाता है तो पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, तो जहां पर पानी अधिक होता है वहां से पानी अपने आप वहां पर जाने लगता है, ऑस्मोटिक दाब के द्वारा वो खींच लेता है पानी। और वैसी जो शुगर है वो फ्लोएम जहां पर पत्ते हैं वहां पर ज़्यादा हो जाती है और जड़ों में कम है, तो वहां से अपने आप नीचे आने लगती है। सामूहिक प्रवाह की यह विशिष्टता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। तो नदी ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है, उसी तरह से पदार्थ चाहे जल हो, खनिज हो, खाद्य पदार्थ हो, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर अपने आप गति करते हैं। यह विसरण से भिन्न होता है। यहाँ देखिए विसरण में भी आप नहीं पढ़ा कि ज़्यादा से कम की ओर, लेकिन विसरण जो है वो धीमी प्रक्रिया है और यहाँ पर हम इसको तेज प्रक्रिया देखेंगे। विसरण से भिन्न होता है जहाँ पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहन किए जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे। थोक प्रवाह को तो घनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता जैसे पुआल के द्वारा चूषण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, पुआल, ये शब्द आप नहीं समझ पा रहे होंगे, ये है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ यानी पाइप। कौन सा पाइप? वो जिससे कोका कोला पीते हो आप, वो वाला पाइप, उसी को पुआल कहते हैं। तो कैसे पीते हो आप? तो ऊपर से खींचते हो आप, तो नीचे से कोका कोला या पेप्सी आपके बॉटल से खिंचाता है। बस वैसी प्रक्रिया है, लिख रहा है ये कि ऊपर जो पत्तियां हैं वो जल को खींचते हैं और ये जल जाइलम के द्वारा धीरे धीरे ऊपर चढ़, धीरे धीरे तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, उसी को लिख रहा है यहां पर। पदार्थों की पादपों के संवहनी ऊतकों के द्वारा थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो थोक मतलब ज़्यादा मात्रा में ना, ज़्यादा मात्रा में जल, ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ, इनका परिवहन कर रहे हैं। क्या आपको याद है कि जब आपने ऊंचे पादपों की जड़ों, तनों, पत्तियों के अनुप्रस्थ काठ को देखा था और उसकी संवहन प्रणाली का अध्ययन किया था, उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशेषीकृत संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। पुष्पी पादपों का शारीर करके एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आकारिकी, शारीरिकी हम पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में, तो उसमें आपको जाइलम, फ्लोएम और बाकी ऊतकों की संरचना मैंने बताया है। और जाइलम में बताया कि जाइलम में जो ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं उनको अपन ट्रेकिड या वेसल कहते हैं, वाहिनिका और वाहिका, जिसमें जल ऊपर चढ़ता है। और जो फ्लोएम है उसमें जो भोज्य पदार्थ नीचे लाए जाते हैं या ऊपर भी ले जाए जाते हैं, उन्हें अपन चालनी नलिका कहते हैं, स्यू ट्यूब्स कहते हैं, चालनी नलिका। उसी से हम भोज्य पदार्थों को लाते ले जाते हैं। जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज, लवण, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन तथा हार्मोन को जड़ से वायवीय भाग तक स्थानांतरित करता है। तो जाइलम का मुख्य कार्य देखिए कि जल, खनिज, लवण के अलावा कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं कुछ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया की सहायता से, और वो जड़ों में होते हैं, तो वहां से आगे लेके जाना है उसको, जो फिक्स किए हुए नाइट्रोजन है। और हार्मोन जैसे कि ऑक्सीन है, ऑक्सीन जो है जड़ों के में जो विभाजोतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप में, वहां पर बनते हैं और वहां से ऊपर लेके जाते हैं। फ्लोएम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं कार्बनिक वेलनों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो विशेषकर कार्बनिक मतलब जो भोज्य पदार्थ हैं उनको ये पत्तियों से लेते हैं और जड़ों तक पहुंचाते हैं, और जरूरत पड़ी तो जड़ों से लेकर वापस पत्तियों तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, फ्लोएम ऐसा है, इसलिए द्विदिशीय इसका परिवहन होता है फ्लोएम में। मैंने पहले वाले इसमें पहले क्लास में बताया है। पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जड़ें पेड़ों के लिए ज़्यादातर जल को अवशोषित करती हैं, इसलिए जल को मृदा में डालते हैं, न कि पत्तियों पर। तो ज़्यादातर जल को तो ये रूट ही अवशोषित करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ मात्रा में जल जो है ये पत्तियों से और तनों से भी अवशोषित करते हैं। विशेषकर वे पौधे जो मरुस्थली क्षेत्रों में रहते हैं, मरुस्थली पौधे, वे अपने संपूर्ण तने और पत्तियों के द्वारा भी
जल को तेजी से अवशोषित करते हैं जिस समय बारिश होती है उस समय, और इतना तेजी से अवशोषित करके अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर पौधे जड़ों से। जल और खनिज तत्वों के अवशोषण की जिम्मेदारी विशेष रूप से मूल रोमों की होती है, जो कि जड़ों के अग्र शीर्ष भाग में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। देखिए, मूल रोम जिसको रूट हेयर्स कहते हैं, तो रूट में छोटी छोटी सूक्ष्मदर्शीय माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे, छोटी छोटी खूंटी जैसी संरचनाएं होती हैं, रूट हेयर्स, मूल रोम। और उसी के द्वारा ये जड़ें जो है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके जड़ों को देते हैं और ऊपर पहुंचाते हैं। जिन पौधों में ये जो मूल रोम है नहीं बनते हैं या नष्ट हो जाते हैं, वो जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से पौधे को अगर खींच के उखाड़ देते हो जमीन से तो उसके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, घिस करके नष्ट हो जाते हैं, और जब दोबारा लगाते हो तो कई बार पौधे मर भी जाते हैं। ठीक है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि पाइनस का पौधा, पाइनस के पौधे के जड़ में ये मूल रोम विकसित ही नहीं होते हैं, तो वहां पर उसकी जगह में कवकों का एक जाल बन जाता है, कवक जाल, जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा। और ये माइकोराइजा जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे की जड़ों को देते हैं और जड़ बदले में उनको खाना देते हैं, भोजन देते हैं। तो कवक जाल का पौधों की जड़ों में इस तरह का सहजीवन होना माइकोराइजा कहलाता है, जो कि पाइनस की जड़ों में आपको देखने को मिलेगा। मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं जो अवशोषण के लिए व्यापक रूप से क्षेत्र प्रदान करते हैं। जल खनिज विलय के साथ मूल रोम से होकर शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो अभी तो यहां पर शुरू में विसरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित होगा, क्योंकि जड़ों के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर सांद्रता अधिक है, बाहर जो मिट्टी में जल है उसकी सांद्रता कम है, जल की मात्रा अधिक है बाहर में, तो जल अपने आप अवशोषित हो जाता है, चला जाता है जड़ों के अंदर। उसके साथ साथ जो खनिज लवण हैं, मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, वो सब भी पानी के साथ साथ अवशोषित हो जाते हैं। एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है तो वह जड़ों की गहरी परतों में दो विभिन्न पथों से गति करते हैं। दो विभिन्न पथ निम्नलिखित हैं, एपोप्लास्ट तथा सिम्प्लास्ट। देखिए, एक मिनट बताता हूं, इसको आप समझिए। जैसे देखिए, जल मान लो यहां से अवशोषित हो रहा है और ये कोशिकाओं से होते हुए ये जाइलम तक जा रहा है। ठीक है, अलग अलग कोशिकाएं हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में ही ये मूल रोम होते हैं जहां से जल अवशोषित होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर वाला लेयर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के सबसे अंदर का लेयर एंडोडर्मिस होता है। लेकिन इस एंडोडर्मिस में एक लेयर बन जाता है जिसको अपन कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं इसको, कैस्पेरियन पट्टी स्ट्रिप। और ये सुबेरिन का बना होता है, सुबेरिन, कोशिकाओं में सुबेरिन जमा हो जाता है और सुबेरिन जल के लिए अपारगम्य होता है। ठीक है। फिर एंडोडर्मिस से अंदर पेरीसाइकल है, पेरीसाइकल के अंदर जाइलम फ्लोएम है, तो जाइलम में जाएगा ये। तो ध्यान दीजिए कि जब जल अवशोषित होता है तो जल कहां कहां से जाता है। अगर जल जो है कोशिका द्रव्य से यानी जीवित भाग से होते हुए पास होता है हर कोशिका से, तो हम इसे सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं, सिम्प्लास्ट मूवमेंट। ठीक है, मतलब जल जीवित भाग से अंदर होते हुए जाता है। लेकिन अगर जल जो है ये कोशिकाओं के बीच बीच में जो खाली स्थान है, जो अजीवित भाग है कोशिकाओं का, यहां से होते हुए जाते हैं, तो उसे हम एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। लेकिन एपोप्लास्ट मूवमेंट एंडोडर्मिस से पहले तो संभव है, एंडोडर्मिस से उसके बाद संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंडोडर्मिस में जो कोशिका भित्ति है उसमें ये कैस्पेरियन स्ट्रिप का लेयर है, ये कोशिका भित्ति में रहता है, ध्यान रखेंगे ना, कैस्पेरियन की पट्टी। तो कोशिका भित्ति के बाहर जो जगह है, कोशिका भित्ति में जो जगह है, वहां पर ये बीच में अड़ा हुआ है, तो यहां से ये पास होने नहीं देगा।
तो फिर ये जल को फिर यहाँ से ये कोशिका द्रव्य में ही प्रवेश करना पड़ेगा और यहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब ये है कि कैस्पेरियन पट्टी से पहले जो जल का परिवहन है जीवित भाग से भी होता है और अजीवित भाग से भी होता है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों। लेकिन एंडोडर्मिस जहां पर एक कैस्पेरियन की पट्टी है वहां से इसका एपोप्लास्ट मूवमेंट मतलब अजीवित भाग से कोशिका भित्ति से होते हुए जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर यह अवरोध लगा देता है। तो फिर यहां से इसको सिम्प्लास्ट मूवमेंट यानी कि कोशिका के अंदर से उसके कोशिका द्रव्य से होते हुए जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है इसकी। ठीक है, तो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट मूवमेंट आप समझ गए होंगे कि जड़ से जो बाहरी कोशिकाएं हैं वहां से अंदर जाइलम तक ये जल सिम्प्लास्ट यानी कि जीवित भाग से और एपोप्लास्ट यानी अजीवित भाग से जा सकता है एंडोडर्मिस से पहले, और एंडोडर्मिस के बाद ये सिर्फ जीवित भाग से जा सकता है, अजीवित भाग यहां पर ब्लॉक हो जाता है। तो दो प्रकार से पथ है। ठीक है, एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है, जड़ों के अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस में मौजूद कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। तो कैस्पेरियन पट्टी इसको ब्लॉक कर देता है, उससे पहले ये रास्ता बना रहता है एपोप्लास्ट का। जल का एपोप्लास्ट परिवहन केवल अंतर कोशिकी जगहों और कोशिकाओं की भित्ति से उत्पन्न होता है, भित्ति में उत्पन्न होता है। मतलब कोशिका द्रव्य इसमें शामिल नहीं है, कोशिका द्रव्य से बाहर कोशिका भित्ति और उसके बीच बीच के स्थानों से जा सकता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है, यह गति प्रवणता पर निर्भर करता है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रवेश नहीं करता और एक प्रवणता पर ही निर्भर करता है, तो अधिक पानी से कम पानी की ओर अपने आप जाएगा। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होते रहता है। तो एंडोडर्मिस से पहले इसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे ही जल अंतर कोशिकी गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है तो एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है, अतः आसंजक एवं संशक्तिशीलता के कारण से जल का सामूहिक प्रवाह होता है। तो यहां पर जल थोड़ा बहुत वाष्पीकृत होता है, तो वाष्प के कारण से उसमें एक प्रवाह बन जाता है, उसमें एक दाब बन जाता है, वो अंदर ढकेल देता है उसको। उसी धक्के के कारण से आसंजक बल का मतलब क्या होता है, देखिए आसंजक और संसंजक बल ये दो यहां पर बल होते हैं, आप समझ लीजिए। समान अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे संसंजक बल कहते हैं। जैसे एक जल के अणु का दूसरे जल के अणु के साथ जो बल रहेगा वो संसंजक बल है, लेकिन दूसरे प्रकार के अणुओं के साथ जो आकर्षण बल रहता है वो आसंजक बल रहता है। जैसे जल के अणु जो है जिस पात्र में वो रहता है जल उसकी दीवार से भी चिपका रहता है। जैसे कि मान लो ये गिलास है, इसमें पानी भरा है, तो पानी के अणु इस गिलास की दीवार से भी चिपके हुए हैं, तो वो वाला जो बल है वो आसंजक बल है। तो जाइलम के ट्यूब में जो जल ऊपर जा रहा है वो जल के अणु आपस में तो जुड़े ही हैं, लेकिन वो जाइलम की दीवार से भी जुड़े हैं और इसीलिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं बीच से टूटते नहीं हैं। जब ऊपर से आप पानी को पाइप के जरिए खींचते हो तो नीचे से पानी खिंचाता है, पानी बीच से टूट के ऊपर नहीं चला जाता, क्योंकि पानी में जल के अणु जो है एक दूसरे से संसंजक बल से और दीवार के साथ आसंजक बल से जुड़े होते हैं, इसलिए उनको बीच से तोड़ के अलग करना संभव नहीं होता और नीचे से ही खिंचा के जाता है। यही प्रक्रिया पौधों में होती है कि ऊपर जब पत्तियों से वाष्पन होता है तो जल को जाइलम से खींचते हैं और जाइलम नीचे जड़ों तक जुड़े रहते हैं, तो जड़ों से जल पानी खींच के ऊपर जाता है और जड़ें उस जल को मिट्टी से अवशोषित कर लेती हैं। इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, सिम्प्लास्टिक तंत्र अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है, तो जिसमें जीव द्रव्य शामिल है, जीवित भाग शामिल है। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती हैं जो कि जीव द्रव्य तंतु तक विस्तृत रूप से फैली होती हैं। ठीक है, कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, आपको बता दें, हमने आपको कोशिका भित्ति में एक चीज पढ़ाया है कि कोशिका भित्ति में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन छिद्रों को अपन प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा, ये तो लिखा है, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, उसी को यहां पर एक शब्द लिखा है कोशिका लड़ी से जुड़ी होती है, लिखा है कोशिका लड़ी। ठीक है, तो एक्चुअली वो प्लाज्मोडेस्मेटा है जिसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं
और इनके द्वारा जल, खनिज, लवण, भोज्य पदार्थ वगैरह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते रहते हैं। सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतर कोशिकीय परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, इनके द्वारा आगे बढ़ता है और अंतर कोशिकीय परिवहन में जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य से होते हुए जाता है। सिम्प्लास्ट में जल कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, अतः इस प्रकार का परिवहन अपेक्षाकृत धीमा होता है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड होता है। लिपिड मतलब वसा, और वसा जल विरोधी होता है। तो कोशिका झिल्ली आसानी से जल को प्रवेश होने देगा नहीं, तो धीरे धीरे प्रवेश करेगा वो टनल प्रोटीन के द्वारा। इसलिए सिम्प्लास्ट मूवमेंट थोड़ा धीमे हो जाता है, क्योंकि उसको कोशिका झिल्ली से होकर गुजरना रहता है। सिम्प्लास्टिक परिवहन में कोशिका द्रव्य प्रवाहन सहायता करता है। कोशिका द्रव्य इसमें हेल्प करता है। आप कोशिका द्रव्य प्रवाहन को हाइड्रिला की पत्ती के कोशिका में देखा होगा। क्लोरोप्लास्ट का परिवहन प्रवाह के कारण आसानी से दिखाई पड़ता है। तो एक्चुअली ये वाला एक्सपेरिमेंट तो कम ही करते हैं। हाइड्रिला क्या है पता है? जली पौधा है। उसके पत्तियों को निकाल करके, पौधे को निकाल करके उसमें टीएस काट करके उसकी स्टडी करते हैं। तो टीएस काट के जब हम तुरंत स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कुछ चीज़ों का प्रवाह होते हुए दिखता है उसमें। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है जनरली स्कूलों में नहीं कराया जाता है। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से होता है। चूंकि वल्कुट कोशिकाएं ढीली गठित होती हैं, अतः जल की गति में किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करती। वल्कुट मतलब कॉर्टेक्स। जो सबसे बाहर का स्तर है वो एपिडर्मिस है, अधिचर्म। उसके अंदर के जो स्तर हैं उन्हें वल्कुट कहते हैं, कॉर्टेक्स, जो कि मृदोतक की बनी होती है, मृदोतक कोशिकाओं की बनी होती हैं। और ये कोशिकाएं ढीली ढाली होती हैं, उनके बीच में स्थान भी होता है, तो आसानी से जल जो है इन स्थानों से होकर के गुजर जाता है और ज़्यादा कुछ उसमें प्रतिरोध नहीं होता। हालांकि वल्कुट की आंतरिक सीमा, कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर का लेयर है वल्कुट का, उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं, अंतःत्वचा, एंडोडर्मिस। उसी में जो है कैस्पेरियन पट्टी होता है। तो देखिए, वल्कुट की आंतरिक सीमा अंतःत्वचा पानी के लिए अप्रवेश्य होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सुबेरिन मैट्रिक्स का बना हुआ कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है। जो कैस्पेरियन की पट्टी है उसमें एक्चुअली क्या है, कोशिका भित्ति में जमा हो सुबेरिन है। सुबेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका भित्ति को जल के लिए अपारगम्य कर देता है, और ये कॉर्क में मिलता है। कॉर्क में आपको कोशिका की संरचना पढ़ाते समय कोशिका भित्ति में मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क की कोशिकाओं में कोशिका की खोज की थी, कॉर्क में खोज की थी। तो जो कॉर्क होता है, जो कोर्कस शुबर नाम के प्लांट से निकलता है, ओक नाम के प्लांट से निकलता है, उसका छाल है, उसमें सुबेरिन का जमाव होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टी में सुबेरिन का जमाव होता है। पानी का अणु परत को भेदने में असमर्थ होता है, अतः इन्हें असुबेरियमय कोशिका भित्ति क्षेत्र की ओर पुनः झिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है। तो कैस्पेरियन पट्टी तक तो ये एपोप्लास्ट के द्वारा आ जाता है, मतलब कोशिका भित्तियों के स्थानों के माध्यम से आ जाता है, लेकिन कैस्पेरियन पट्टी से आगे नहीं बढ़ पाता, तो फिर वहां से इसको कोशिका के द्रव्य में प्रवेश करना पड़ता है। फिर वहां से वो सिम्प्लास्ट मूवमेंट करता है। इसके बाद जल सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील होता है और पुनः झिल्ली को पार करता है ताकि जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच सके। जल की गति मूल परत से अंतः कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होता है। ठीक है, यही एक रास्ता है जिसमें पानी तथा अन्य विलेय वैस्कुलर सिलेंडर में प्रवेश करते हैं। तो अंततः वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट द्वारा ही आगे बढ़ रहा है और जल उसमें प्रवेश कर रहा है जाइलम में, जिसके द्वारा वो फिर ऊपर चढ़ता है। तो भले ही एपोप्लास्ट के द्वारा वहां तक पहुंचा है वो, लेकिन बाद में वो सिम्प्लास्ट मूवमेंट ही करता है आधे दूर तक। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप से आगे शुरू में, लेकिन एपोप्लास्ट के द्वारा ज़्यादा जाता है। एक बार जाइलम माध्यम के भीतर पहुंचने पर जल पुनः कोशिकाओं के बीच तथा उसके आर पार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है,
मतलब ये है कि जाइलम के अंदर वहाँ पर जो जाइलम के पेरेनकाइमेटस सेल हैं वहाँ से होते हुए जाइलम के ट्यूब में जाते हैं, जिसको अपन वाहिका और वाहिनिका कहते हैं। वाहिका मतलब वेसल चौड़े ट्यूब है, और वाहिनिका मतलब ट्रिकिड जो पतले ट्यूब है। नई जड़ों में जल सीधे जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। ये जीवन रहित नालियां हैं और एक प्रकार से एपोप्लास्ट का हिस्सा भी हैं। तो इनमें जो वाहिनिका वाहिका नाम के ट्यूब्स हैं, नलिकाएं हैं, ये अजीवित कोशिकाएं हैं, इसलिए ये एपोप्लास्ट के ही भाग हैं। मूल संवहनी तंत्र में जल तथा खनिज आयनों का मार्ग निम्न चित्र में संक्षेपित किया गया है 11.7 में। तो ये जो हम चित्र अभी देखे हैं इसी में ये 11.6 है। एक मिनट, एक और है यहाँ पर, ये इसके द्वारा देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो मूल रोम है ये जल को अवशोषित किया, तो यहां से अवशोषण तो सिम्प्लास्ट द्वारा होता है, लेकिन फिर ये आगे एपोप्लास्ट मूवमेंट द्वारा बढ़ रहा है। देख सकते हैं ये एपोप्लास्ट मूवमेंट द्वारा बढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये कैस्पेरियन की पट्टी आ गई, तो कैस्पेरियन पट्टी के कारण से अब ये फिर कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया सिम्प्लास्ट, और इसके द्वारा फिर ये अंदर ये जाइलम तक सिम्प्लास्ट मूवमेंट द्वारा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर वल्कुट है, वल्कुट मतलब कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर का ये जो स्तर है ये स्तर कहलाता है एंडोडर्मिस यानी अंतःत्वचा। ये कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का लेयर है वल्कुट का। ठीक है, उसके बाद फिर परिरंभ होता है, पेरीसाइकल, 3 4 5 लेयर पेरीसाइकल के होते हैं। फिर इसमें जाइलम होते हैं, मतलब ये फ्लोएम है और जाइलम होते हैं। ठीक है, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ होते हैं। तो इस तरह से जल जो है इसमें अंदर जाता है। कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल एवं खनिजों के अवशोषण में मदद करती हैं। जैसा मैंने माइकोराइजा के बारे में चर्चा किया था कि जो पाइनस है उसकी जड़ों में मूल रोम विकसित नहीं हो पाते, ये जो संरचना है ये मूल रोम विकसित नहीं हो पाते। तो यहाँ पर कवक का जाल बन जाता है, और एक कवक का जाल उनको जल और खनिज लवण अवशोषित करके देता है, जिसको माइकोराइजा कहते हैं, और बदले में उनको भोजन मिलता है। माइकोराइजा जड़ के साथ फफूंदी यानी कवक का सहजीवी संगठन है। कवक तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं, और वे मूल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। बाहर में रहता है उसको एक्सोमाइकोराइजा और अंदर में रहता है उसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन एवं जल को मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। तो न सिर्फ जल बल्कि खनिज तत्वों को भी अवशोषित करके मूल को देते हैं। ये कवक जड़ को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं, और बदले में जड़ें भी माइकोराइजा को शर्करा तथा नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करते हैं। क्योंकि कवक को माइकोराइजा को इन चीज़ों की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए, तो वो जड़ों से ले लेते हैं, जड़ों को ये बदले में खनिज और जल अवशोषित करके देते हैं। कुछ पौधों का माइकोराइजा के साथ अविकल्पी संबंध होता है। उदाहरण के लिए माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना चीड़ यानी पाइनस का बीज न तो अंकुरित हो सकता है और न ही स्थापित हो सकता है। अविकल्पी मतलब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उनको उनके साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो वो अंकुरित भी नहीं हो पाएंगे और आगे स्थापित होकर के पौधे भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ठीक। अब अगले क्लास में मेरे हिसाब से इसको पढ़ना ठीक रहेगा, पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन, है ना, इसको अगले क्लास में पढ़ें अपन। जैसे मूल दाब कैसे काम करता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कैसे काम करता है ना, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक क्लास में। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों, है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय।